Hello everyone, and in this video we will be covering the topic new sources of threats of your class 12 political science. तो जो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस है ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी वो फोकस करते हैं ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी. सबसे पहले हम बात करेंगे टेररिज्म की. सो टेररिज्म बेसिकली रेफर्स टू द ग्लोबल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली. टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल वायलेंस. ठीक है, और ये पॉलिटिकल वायलेंस सिविलियंस को टारगेट करता है डायरेक्टली. ठीक है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, और इनडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस को टारगेट करता है. इसको हम बोलते हैं टेररिज्म. अब जो इंटरनेशनल टेररिज्म है वो इन्वॉल्व करता है द सिटीजन्स और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री. जब मैं इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करती हूँ तो ये सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करता है. ठीक है, और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री. टेररिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं दे बेसिकली सीक टू चेंज द पॉलिटिकल कंटेक्स्ट. ठीक है, जो भी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है या जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स से या फिर थ्रेट ऑफ फोर्स से वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल कंटेक्स्ट या कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसे पसंद नहीं. ठीक है, सो टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज अ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स. यहाँ पे सिविलियन टारगेट्स आर यूजुअली चोजन. और सिविलियन टारगेट्स क्यों यूज़ करते हैं? ताकि दे कैन टेरराइज द पब्लिक एंड देन टू यूज़ द अनहैप्पीनेस ऑफ द पब्लिक एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट. क्योंकि जब गवर्नमेंट अनहैप्पी होगी तो जब लोग अनहैप्पी होंगे तो वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेगी और फिर पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पूरा वो हो जाएगा. अब जो क्लासिक केसेस है टेररिज्म का वो है हाईजैकिंग प्लेन्स, प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन्स, मार्केट्स और बाकी क्राउडेड प्लेसेस पे. सिंस 11 सितंबर 2001 जब टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक किया था अमेरिका में, अदर गवर्नमेंट्स और पब्लिक दे हैव पेड मोर अटेंशन टू टेररिज्म को अटेंशन कब से मिलने लगा है? 9/11 के अटैक से. बिकॉज टेररिज्म नया नहीं है, पास्ट में भी टेरर अटैक्स हुए हैं विच वर अकर्ड इन मिडल ईस्ट, यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ एशिया. ये हुए थे. इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिनन एंड इट हैज़ बीन देयर इन Latin America, Middle East, South Asia, all of these things. So in short, what is terrorism? Terrorism refers to the political violence which targets the civilians deliberately and discriminately, and this involves the citizens and territory of more than one country. Civilian targets are mostly chosen to terrorize the public, and then they are using the unhappiness of the public to pressurize the government, to use it as a weapon against the national government or the other parties. Clear? And the terrorist group, they seek to change the condition, the political context which they do not like by force or threat of force. ये चीज़ हमने देखी. नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स. अब ह्यूमन राइट्स वी कैन क्लासीफाई ह्यूमन राइट्स इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, पहला जो टाइप है दैट इज़ पॉलिटिकल राइट्स. ह्यूमन राइट्स में फर्स्ट टाइप इज ऑफ पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एक तरह का पॉलिटिकल राइट है. तो पहला तो ये हो गया, ये किसका पार्ट है? दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स. सेकंड है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. द थर्ड टाइप इज द राइट्स ऑफ colonized people or ethnic and indigenous minorities. So these are the 3 types of human rights classified as political rights such as freedom of speech and assembly, economic and social rights, and then the rights of the colonized people or the ethnic and indigenous minorities. Not agreement on this classification. There is no agreement on which set of rights should be considered as universal human rights, nor what the international community should do when rights are being violated. तो एक broad agreement तो ये है कि हाँ these are the types of rights, पर कोई ऐसी agreement नहीं है जहाँ पर हमने इन set of rights को universal declare कर दिया है, या फिर ये कोई agreement नहीं है कि अगर ये rights violate होते हैं so what should the international community do next. ठीक है, 1990s में जब डेवलपमेंट्स हुए थे सच एज इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, यू कैन यूज़ दीज एग्जाम्पल एज रेफरेंसेज इन योर आंसर शीट. Iraq's
invasion of Kuwait, the genocide in Rwanda, and the Indonesian military's killing of people in East Timor. All of these examples, they have led to a debate on whether or not the UN should intervene to stop human rights abuses. क्योंकि इराक का इन्वेजन हुआ था, कुवैत में जिनोसाइड हुआ था, रवांडा में इंडोनेशियन मिलिट्री ने ईस्ट तिमोर के लोगों पे किलिंग करी थी. तो देयर आर दोज हु आर्ग्यू कि जो UN चार्टर है इट एम्पावर्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. बाकी लोग आर्ग्यू करते हैं कि द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल स्टेट्स विल डिटरमाइन विच इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस द UN विल एक्ट अपॉन. बेसिकली ये बोला जा रहा है कि दो सेट ऑफ पीपल हैं. एक तो ये बोलते हैं कि UN चार्टर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एम्पावर करता है. UN चार्टर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एम्पावर करता है कि वो आप उठा लो बंदूकें, हमें ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना है तो यू कैन जस्ट टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. ये हमें UN चार्टर एम्पावर कर रहा है. दूसरे ये बोलते हैं कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं, पावरफुल स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे विच इंस्टांसेस, मतलब कौन से इंस्टांसेस है जहाँ पर UN एक्ट करेगा और ह्यूमन राइट वायलेशन. तो ये चीज़ है. तो हमने ह्यूमन राइट्स में 3 टाइप्स ऑफ राइट्स की बात करी है. पॉलिटिकल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, राइट्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल एंड एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज़. फिर हमने बात करी कि क्लासिफिकेशन पे तो एग्रीमेंट है, पर ऐसी चीज़ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कौन से साइट ऑफ राइट्स को यूनिवर्सल बोलना चाहिए या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड. फिर हमने देखा कुछ एग्जांपल्स जैसे कि 1990s में इराक़ इन्वेजन ऑफ कुवैत, जीनोसाइड इन रवांडा, इंडोनेशियन मिलिट्रीज किलिंग ऑफ द पीपल इन ईस्ट तिमोर. या इन तीनों इंस्टेंसेस से एक डिबेट हुई थी कि वेदर और नॉट द UN शुड इंटरवीन टू स्टॉप द ह्यूमन राइट अब्यूज़. और फिर हमने ये 2 ओपिनियंस पढ़े थे लोगों के, जहाँ पर एक तो बोलता है कि आर्म्स उठा लो तुम डिफेंड करने के लिए, दूसरे बोलता है कि जो पावरफुल स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट है वो डिटरमाइन करेंगे UN को किन ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे एक्ट अपॉन करना चाहिए. थर्ड हम बात करेंगे अबाउट ग्लोबल पॉवर्टी. अब ग्लोबल पॉवर्टी एक अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी. वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ एट 760 करोड़ विल ग्रो टू नियरली 1000 करोड़ बाय द मिडल ऑफ 21st सेंचुरी. ठीक है, ये इन्होंने पॉपुलेशन का डेटा दे दिया. करेंटली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स इन जस्ट 6 कंट्रीज़. अभी एक तो इन्होंने डेटा दिया कि अभी 760 करोड़ है, 21st सेंचुरी के मिडल में 1000 करोड़ हो जाएंगे. ग्लोबल पॉवर्टी अनदर सोर्स है इनसिक्योरिटी का. तो वो बोल रहे हैं कि अभी की बात करूँ तो आधी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 6 कंट्री में हो रही है. कौन सी है वो 6 कंट्री? ऑफ कोर्स इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, 3 तो एशिया में ही हो गई, 4 इंडोनेशिया, 4 हो गई एशिया में भी. तो बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ये तो अपनी कंट्रीज़ हो गई, अपने नेबरिंग. और नाइजीरिया और इंडोनेशिया याद कर लेना. एंड अमंग द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज़ पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स. तो ये बोल दिया कि आधी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो इन 6 कंट्रीज़ में हो रही है. और आगे बोल रहा है कि जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ है, सबसे जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन सीधा ट्रिपल मारेंगी अगले 50 सालों में. और जो रिच कंट्रीज़ है दे विल सी पॉपुलेशन श्रिंकेज. तो ये पुअर की बात करिए, रिच कंट्रीज़ में हमें श्रिंकेज देखने को मिलेगा पॉपुलेशन का. हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक रिच कंट्रीज़ और रिच सोशल ग्रुप्स गेट रिचर. वो बोल रहा है कि जो रिच कंट्रीज़ हैं ये रिचर हो जाएंगी और ज़्यादा रिच हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि इनका पर कैपिटा ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगी और यही 2 फैक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक दीज रिच कंट्रीज़ और सोशल ग्रुप मोर रिचर. वेयर एज जो पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकम कम है और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे दिस विल री इन्फोर्स ईच अदर टू मेक पुअर स्टेट्स मोर पुअरर. ये तो बेसिक सी चीज़ है, सबको पता है. अब ग्लोबली ये जो डिस्पैरिटी है दिस इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड.
ग्लोबली अगर हम देखें यही डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट करेगी. विद इन द साउथ डिस्पैरिटीज हैव ऑल्सो शार्पन्ड एज अ फ्यू कंट्रीज हैव मैनेज टू स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेज इनकम्स व्हाइल अदर्स हैव फेल्ड टू डू सो. तो ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे बात की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, most of the armed conflicts now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest regions of the world. At the turn of the 21st century, more people were being killed in wars in this region more than in the rest of the world combined. तो poorest regions में बोल रहे हैं कि वॉर से ज़्यादा यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है. ग्लोबली हमने इस चीज़ के बारे में बात करी है कि डिस्पैरिटी जो है, ग्लोबल डिस्पैरिटी, दैट इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड सदर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और साउथ में ये डिस्पैरिटीज़ और ज़्यादा शार्प हुई है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया, कुछ कंट्रीज कंट्रोल नहीं कर पाई है. पावर्टी जो है साउथ में, इट हैज़ ऑल्सो लेड टू माइग्रेशन. पावर्टी की वजह से हमें माइग्रेशन भी देखने को मिला है. और क्यों हो रहा है माइग्रेशन? टू सीक बेटर लाइफ, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बेटर लाइफ, better economic opportunities in the north. This has created international political frictions. International law and norms make a distinction between migrants, those who voluntarily leave their home countries, and refugees, those who flee from war, natural disaster or political persecution. तो अब states जो है, जो इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने माइग्रेशन में जो माइग्रेंट्स हैं उसमें डिस्टिंक्शन किया है कि कुछ तो होते हैं माइग्रेंट्स, कुछ होते हैं रेफ्यूजीज़. माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो वॉलंटरीली अपनी होम कंट्री छोड़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर ये कंट्री ए है तो इससे रिया इस कंट्री को छोड़ रही है वॉलंटरीली, क्योंकि मुझे अपनी ए कंट्री में नहीं रहना, मुझे तो बी कंट्री में जाना है. तो ये वहाँ पे सारा काम खुद के विल के बेसिस पे हो रहा है. रेफ्यूजीज़ वो लोग होंगे कि फॉर एग्जांपल कंट्री ए में जो रिया है वो अपनी कंट्री छोड़ रही है बिकॉज इस कंट्री में वॉर हो रही है, या फिर मान लो कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो इसकी वजह से दे फ्ली फ्रॉम देयर. तो स्टेट्स जो है वो जनरली दे आर सपोज टू एक्सेप्ट रेफ्यूजीज़ बट they do not have to accept migrants. While refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but remain within national borders are called internally displaced people. अब refugees में कुछ लोग होते हैं जो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से बाहर चले जाते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल वो कंट्री ए से थी तो वो कंट्री ए में नहीं रहेगी, वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से कहीं और जाएगी. इसी में होते हैं कि जो अपने घर से तो निकल जाते हैं बट दे रिमेन विद इन नेशनल बॉर्डर्स. मतलब वो कंट्री ए में ही रहेगी पर अपने घर वाली जगह को छोड़ के कहीं और जगह. तो इन लोगों को हम बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल. क्या बोलते हैं? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल. जैसे कि कश्मीरी पंडित्स दैट फ्लेड द वायलेंस इन कश्मीर वैली इन द अर्ली 1990s आर एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी. द वर्ल्ड रेफ्यूजी मैप tallies almost perfectly with the world conflicts map because wars and armed conflicts in the south have generated millions of refugees. 70 states were involved, 93 wars, 50 lakh people, individuals, families and times whole communities have been forced to migrate because of the generalized fear of violence या फिर destruction of livelihoods. तो ये सारी चीज़ें थी, not more important. Next we have health epidemics. अब हेल्थ एपिडेमिक्स जैसे कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विच इज सार्स. क्या है ये? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम सार्स बोल रहे हैं. स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज थ्रू माइग्रेशन. और ये कंट्रीज़ में फैलता कैसे हैं? लोग माइग्रेट करते हैं, बिजनेस, टूरिज़्म, लोग घूमने के लिए आते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, इन चीज़ों की वजह से ये फैल जाते हैं. एंड वन कंट्री सक्सेस ऑफ और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़ अफेक्ट्स इन्फेक्शंस इन अदर कंट्रीज़. तो मतलब अगर मेरी कंट्री में फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू फैल रहा है और मैंने उसे कंट्रोल कर लिया, सो दूसरी कंट्रीज़ में लिमिटेड स्केल में होगा जहाँ पे भी वो है. बट अगर मैं नहीं कर पाई, इसका क्लासिक एग्जांपल है कोरोना वायरस जस्ट रिलेटेड फ्रॉम दैट. ठीक है, ये याद रखना किससे होता है? बिजनेस, टूरिज़्म, माइग्रेशन एंड मिलिट्री ऑपरेशंस.
2003 तक एन एस्टिमेटेड 4 करोड़ पीपल वर इन्फेक्टेड बाय HIV एड्स वर्ल्ड वाइड। 2003 में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से इन्फेक्टेड थे वर्ल्ड वाइड। उसमें से भी 2/3 आपके अफ्रीका में थे और बाकी सारे साउथ एशिया में थे। नॉर्थ अमेरिका और बाकी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में न्यू ड्रग थेरेपीज़ थी जिसकी वजह से दे कुड लोअर द डेथ रेट फ्रॉम HIV एड्स इन द लेट 1990s। बट ये जो ट्रीटमेंट्स थी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी टू हेल्प द पुअर रीजन्स लाइक अफ्रीका वेयर इट हैज़ प्रूव टू बी अ मेजर फैक्टर इन ड्राइविंग द रीजन बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी। अदर न्यू एंड पुअरली अंडरस्टूड डिजीजेज जैसे कि कोरोना, एबोला वायरस, हांटा वायरस, हेपेटाइटिस C, दे हैव इमर्ज्ड, while old diseases जैसे कि tuberculosis, malaria, dengue, fever, cholera, they have mutated into drug resistant forms that are difficult to treat. इनका म्यूटेशन हो गया है ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म में विच आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और नए क्या है, कोरोना, हांटा वायरस और हेपेटाइटिस C। एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स हैव मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट्स। अब यहाँ पर हमने ह्यूमंस की बात करी, थोड़ा एनिमल्स पे ध्यान देते हैं। तो जो एनिमल्स के एपिडेमिक्स है, उस एनिमल्स हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। कैसे देखो, ब्रिटेन हैज़ लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ द मैड काउ डिजीज़। तो ब्रिटेन में आया था मैड काउ डिजीज़ जिसकी वजह से इट हैड लॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। एंड बर्ड फ्लू शट डाउन सप्लाईज ऑफ पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सेवरल एशियन कंट्रीज। दे डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स मेकिंग देयर बॉर्डर लेस मीनिंगफुल देन इन द पास्ट। अब ये जो एक्सपेंशन है ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, इट इज़ नॉट expansion of the concept of security does not mean that we can include any kind of disease or distress, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो security loses its coherence, तो everything could become a security issue. So to qualify as a security problem, the issue must have a minimum common criteria, say of threatening the very existence of the referent, तो existence of referent, though the precise nature of this threat may be different. For example, जो Maldives थे, they may feel threatened by global warming because a big part of its territory may be submerged with the rising sea level. लेकिन for countries in southern Africa, HIV/AIDS poses a serious threat as 1 in 6 adults has the disease in 3 for Botswana. 1994 में Tutsi tribe in Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by the rival Hutu tribe in a matter of weeks. तो ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी में यू हैव टू लुक एट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट, एंड विद दैट वी कंप्लीट दिस टॉपिक, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो।